Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब। माई नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई विल टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलें स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स 3.2 आर्टिकल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आज हमने स्टडी करना है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम और फोर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी तक ये टर्म्स न्यू अभी नहीं सुनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाएं और उसको अभी फॉलो करें और सुनें और देखें कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, फोर्स एंड मोमेंटम क्या होता है और उनका कंसेप्ट क्या होता है। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है इसकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर काइनेमेटिक्स में बताया था कि अगर कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट पोजीशन पर होती है तो जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक मैस है जो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, मतलब वो रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा। अब अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसने सम डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाना है। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक उसने डिस्टेंस कवर कर लेना है। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज आ गया तो इसको हम कहते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी कि टाइम टी के लिहाज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, जो कि मैंने आपको काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन में डिटेल से बता दिया था। यानी कि एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब फोर्स अप्लाई करें और वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली रिलेट करती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इन्वर्सली रिलेट करती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स मास। यानी कि हम कह सकते हैं, स्टूडेंट्स, इस तरह हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि नेट फोर्स, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी कि मास के इन्वर्स होता है। अब ये देखें, जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास सपोज कर लें ट्रक है, ठीक है जी। ट्रक का मास हम जानते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? उसकी स्पीड भी कम होती है और लिहाजा उसकी वेलोसिटी में चेंज भी कम आया। तो जब वेलोसिटी में चेंज कम आएगा तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन हैवी मास से रिलेटेड उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यानी कि मास ज़्यादा है और मूव कम कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है। तो अब ये देखें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं तो हमारे पास बन जाएगी टर्म एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय एम। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मास फोर्स पर डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर जाकर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कुछ यूं बनेगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। अब ये देखें, हम जानते हैं कि जब हमारे पास किसी न किसी इक्वेशन में टर्म में प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम किसी न किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा F इज़ इक्वल टू के डॉट एम ए, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके हमने के का यूज़ कर लिया। अब बेसिकली यहाँ पर के है क्या? ये के है हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है जी। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहाँ से आया? हमने प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया,
तब के आया, ठीक है जी। अब ये देखें, फोर्स इज इक्वल टू के डॉट एम ए। इफ़ वी नो दैट, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि k इज इक्वल टू 1 कर लिया जाए, k की वैल्यू 1 कर ली जाए, तो तब हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल टू एम ए। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाएगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो उसने अपने नेम से ही इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन, अपने नेम से ही उस फोर्स का यूनिट न्यूटन रख दिया। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स के यूनिट न्यूटन बन गए, और एम के यूनिट यानी कि मास के यूनिट किलोग्राम्स होते हैं, और एक्सेलरेशन का यूनिट्स प्रीवियस जो हमारे पास चैप्टर था काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन हो जाएगा। यानी कि जब फोर्स का यूनिट न्यूटन स्टडी किया जाएगा तो तब हम न्यूमेरिकल्स में फोर्स के एंड पर जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब वहाँ पर न्यूटन मेंशन कर देंगे। तो ये फोर्स का यूनिट है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब ये न्यूटन की डेफिनेशन क्या है अब हमारे पास। तो डेफिनेशन ऑफ न्यूटन है 1 Newton is the force that produces acceleration of 1 meter per second square to the body of 1 kilogram mass। ठीक है जी, यानी कि इस तरह से हम न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं कि यानी कि वो फोर्स जब अप्लाई की जाए तो बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। किस बॉडी में? जो बॉडी 1 kg मास रखती हो। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है न्यूटन की। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो सबसे पहले हम मास को डिफाइन करते हैं। इट इज़ द मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सब का सब मैटर है, यानी कि मैटर से बने हैं। और जो बॉडी मैटर से बनी है उसका ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई मास होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं। तो ये सब की सब मैटर से बनी हैं, और हम जानते हैं जो चीज़ मैटर से बनी हो वो कोई ना कोई मास ज़रूर रखती है। अनदर डेफिनेशन स्टूडेंट्स, हम वेट की अब डिस्कस कर लें तो वेट हमारे पास यूँ होगा कि वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, यानी कि वो बॉडी जो मास तो रखती है लेकिन उस पर ग्रेविटी अब एक्ट कर रही है। अब हम वेट में स्टूडेंट्स इसको डेफिनेशन कर रहे हैं, तो लिहाजा जो बॉडी मास रखती है अब उस पर कोई ना कोई ग्रेविटी एक्ट कर रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि वो बॉडी जो मास तो रखती है लेकिन जब अर्थ की ग्रेविटी उस पर एक्ट होती है तो तब वो वेट बन जाती है। ठीक है जी, यानी कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक टेनिस बॉल अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं, ठीक है जी, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर अब उस पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है अर्थ की, वो उसको डाउनवर्ड पोजीशन पर तरफ खींच रही है। यानी कि टेनिस बॉल का कोई ना कोई, हम जानते हैं वो मैटर से तो बनी है लेकिन उसका मास भी होगा, और अर्थ की ग्रेविटी जब उस पर एक्ट होगी तो वो अपनी तरफ उसको खींचेगी। तो ये अब वेट बन जाएगा स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेट जो है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है। सो लिहाजा मास के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो तब ये स्केलर क्वांटिटी ही जस्ट होगी, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, नो डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम शॉपकीपर के पास जाएं और उसे कहें हम 10 किलो राइस दे दें, तो तब वो हमें सिर्फ और सिर्फ मास देगा 10 किलो राइस, यानी कि उसकी तब डायरेक्शन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारे पास, मास जो है ये डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, यानी कि अगर एक पॉइंट पर यानी कि अर्थ पर हम अगर अपना मास कैलकुलेट करें तो जितना मास हमारा अर्थ पर होगा अगर हम स्पेस पर चले जाएं तो तब भी हमारा मास वही होगा जो हमने अर्थ पर मेजर किया है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, वेट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, यानी कि जगह के चेंज होने से वेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम अर्थ पर अपना वेट कैलकुलेट करें और स्पेस पर जाकर अपना वेट कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज शो करेगा, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और स्पेस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। तो ये कॉमन डिफरेंस है वेट का अर्थ और स्पेस में। सो इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारा जो वेट होगा वो अर्थ पर कुछ और वैल्यू देगा और स्पेस में कुछ और वैल्यू देगा। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस वाइल
वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जो मैस है वो बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है और वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, इट्स फार्मूला इज m इज इक्वल टू एफ ओवर ए। यानी कि मैथ्स का फार्मूला अब हमारे पास हमने अभी प्रीवियस पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू एम ए। अगर हम m की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो एक्सेलेरेशन डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पर फोर्स पर, तो m इज इक्वल टू एफ ए ये मैथ्स का फार्मूला बन जाएगा जो कि हमने ड्राइव कर लिया। और वेट का फार्मूला स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू एम जी होता है। वही बात कि अगर कोई ना कोई अब हमारे पास मैस है तो जब उसके साथ ग्रेविटी मल्टीप्लाई होगी तो तब उसका वेट होगा। स्टूडेंट्स अगर हम शॉपकीपर के पास जाएं और उससे कहें हम 5 किलोग्राम शुगर दे दे तो 5 किलोग्राम जो होगा वो अब मैग्नीट्यूड होगी नहीं द डायरेक्शन। तो हम जानते हैं कि 5 किलोग्राम जो है वो उसका मैस है, तो इसको मेजर किया जाता है इन किलोग्राम में, वाइल वेट को मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स न्यूटन में। मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तब जब फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो तब फोर्स का यूनिट हम न्यूटन लिख देंगे, यानी कि फोर्स को मेजर किया जाता है किसमें, न्यूटन में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लास्ट पॉइंट समझ आ गया होगा और इसी के साथ आपको ये डिफरेंस बिटवीन मैस और वेट का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैस और वेट एक क्वांटिटीज़ तो हैं लेकिन इनके मानी अलग अलग हैं। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अब हमारे पास टॉपिक जो लास्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, या इसको हम सेकंड वे में यूं डिफाइन कर लेते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी सिमिलरली हम पर उतनी ही फोर्स रिएक्ट करती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो एक्शन होगा हमारा और हमारे एक्शन पर उस बॉडी का जो रिएक्ट होगा वो इक्वल तो होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। अब लेट कर लें कि हमें हमारे पास एक एग्जांपल है कि ए बॉडी अब बी बॉडी पर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है जी। अब बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई की जिसे हम कहेंगे एक्शन। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी भी हमारी एक्शन के ऑपोजिट होगी। अब बी बॉडी भी ए बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है लेकिन वो होगा अब रिएक्शन। ठीक है जी। या यूं सिंपल लफ्ज़ों में हम यूं कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि बॉडी ए की एक्शन फोर्स और बॉडी बी की रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। बट स्टूडेंट्स इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी हर सूरत में। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम स्टडी करते हैं कि अब बुक लाइंग ऑन द टेबल। अब ये देखें बुक पर ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है और बुक मूव भी नहीं कर रही जस्ट बिकॉज द टेबल, क्योंकि टेबल की जो रिएक्शन फोर्स है वो बुक पर लग रही है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स बुक की जो एक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स जो टेबल की है वो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल तो होंगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इनकी फोर्स जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लिहाजा बुक रेस्ट की हालत में टेबल पर लाई करेगी, पड़ी रहेगी, वो मूव ऑन नहीं करेगी। स्टूडेंट्स एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास कि एक बालून को अगर हम फिलअप करें एयर के साथ तो जब हम उसको रिलीज करें तो उसकी जो एक्शन फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और रिएक्शन फोर्स उसको अपवर्ड मूव करवा रही है। तो यहां पर भी फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि उनका एक्शन और रिएक्शन इक्वल तो होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल अब हमारे पास रॉकेट की। तो जब रॉकेट को स्टार्ट किया जाता है, उसको ऑन किया जाता है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशराइज गैसेस निकलती हैं जो कि अर्थ पर अपनी एक्शन फोर्सेस लगाती हैं
और वो अर्थ जो है एक रिएक्शन फोर्स लगाती है किस पर, रॉकेट पर, तो जिसकी वजह से रॉकेट अपवर्ड मूव कर जाता है और अपने टारगेट को हिट कर देता है। तो ये स्टूडेंट सारी की सारी एग्जाम्पल जिसमें एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे, ये सब की सब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी की जाएंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को किस तरह एक्सप्लेन किया और लिहाजा हमने मास और वेट के डिफरेंस को किस तरह अच्छे तरीके से समझा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।